विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत से बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं क्योंकि आप लोग जो लाइक्स जो कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि बहुत से बच्चे इस चैनल के साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, कुछ बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी अब जुड़ जाएं, क्योंकि देखने में आपको हो सकता है कुछ अलग समय लग रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर समय बहुत सी संभावनाएं आपके सामने तैयार होती है, केवल आपको बस सिर्फ उनको पहचानना होता है। तो आप उन संभावनाओं को पहचानिए, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत से मौके आपको पढ़ने के मिल रहे हैं। तो आप इन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा जो अध्ययन है वो कर सकते हैं। तो और यदि आपने देखें, आपके साथ बहुत बड़ी टीम भी जुड़ी हुई है, अपने गुरुजनों की टीम, अपने परिवार की टीम, अपने साथियों की टीम, अपनी पाठ्य पुस्तक, बहुत कुछ आपके सहयोग के लिए तैयार है। बस आपको सिर्फ एक मन में एक भाव जागृत करना है, एक हौसला जगाना है अपने आप में, और अपने आप को किसी भी स्तर पर कम नहीं आंकना है। तो अभी तक जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं और अपने आप को यूँ सोच रहे हैं कि कुछ समय अलग चल रहा है, तो उनके लिए मैं कुछ बोलना भी चाहूँगा। क्यों राही पथ पर आज खड़े, क्या कोई तेरे समीप नहीं, क्या कर में तेरे दीप नहीं, हो निर्भय राह दिखाएंगे नभ में जितने नक्त चढ़े। तो आप लोग बस सिर्फ तैयार होइए और चलिए हमारे साथ। तो बिल्कुल अपने एक कक्षा 10 का जो अध्ययन है वो बहुत ही एक शानदार तरीके से अपने करेंगे। तो आप इसी तरह अपने चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो आज अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय 4 अपने शुरू कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो इससे पहले बच्चों आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था। तो बहुपद के प्रकार मैंने घात के आधार पर देखे थे, यानी बहुपद है उसके 2 प्रकार बताए थे। एक तो पद के आधार पर बताए थे मैंने, और एक घात के आधार पर। तो घात के आधार पर थे उनको यदि मैं देखूं तो उसमें एक घात वाले जो बहुपद थे, जैसे ये थे, ये रेखिक बहुपद कहलाते थे। रेखिक बहुपद जो एक घात वाले होते थे, और 2 घात वाले थे, जैसे इस तरह का था, या मैं यूं कहूं कि इस तरह के भी थे, या मैं यूं कहूं कि इस तरह के भी थे। 3 तरह के थे इस तरह के बहुपद। तो उसको अपने द्विघात बहुपद कहा था, जिसमें मुख्य शर्त यही थी कि सबसे अधिकतम घात है वो x की घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए x की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये अपने पास द्विघात बहुपद कहलाए थे, द्विघात बहुपद। तो आज अपने यदि मैं इसमें देखूं तो बहुपद जो है उसमें यदि मैं यूँ लिख दूँ, इसको, ये बहुपद है, इसके बराबर यदि मैं शून्य लगा दूँ, इसके बराबर भी मैं शून्य लगा दूँ, तो अब ये द्विघात समीकरण बन जाएंगे। अब इस बहुपद का नाम क्या हो गया बच्चों? द्विघात समीकरण। समीकरण में 2 पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो द्विघात बहुपद आपने जो पढ़े हैं उसका अगला स्टेप आज अपने लेकर के आए हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में यदि देखेंगे बच्चों तो आपको उसमें दायां पक्ष वो भी मिलेगा। बहुपद में केवल एक ही पक्ष था, ठीक है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का यदि व्यापक रूप में देखूं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप बच्चों ये होता है ax² bx + c = 0, और जहाँ पर जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आप कहोगे, ये क्यों बाउंड किया है? तो इसका मतलब ये यदि a 0 हो गया तो ये पूरा पद ही खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात बचेगा ही नहीं फिर। तो इसके लिए मुख्य शर्त ये रहेगी a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक रूप है। इसमें देखें ये इसी रूप में है। यहाँ पर यदि a का मान देखूँ तो 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है, और इसमें यदि मैं देखूं तो बच्चों ये इस तरह से लिखी जा सकती है, ये वाली जो है x² + 3 है। आप कहेंगे इस रूप में कैसे है? तो बच्चों ये इसी रूप में है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर 0 का गुणा x से हो गया, इसलिए ये पूरा स्टेप 0 हो गया, ये खत्म हो गया, ये स्टेप इसमें नहीं है। ये इस रूप में a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान 3 है। यदि आप उसको कहेंगे कि ये कैसे है तो उसको भी अपने इसी फॉर्म में दर्शा देंगे बच्चों, x² 2x + 0 = 0। तो a का मान 1 है यहाँ पर, और b का मान है वो बच्चों 2 है, और c का मान है वो 0 है। तो इस तरह से कोई भी अपने पास द्विघात समीकरण जो होती है उसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूप में अपने पास द्विघात समीकरण दी जाएगी। तो अब अपने को ये देखना है कि द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ होता है, क्यों अपने को पढ़नी है, ये इसकी कहाँ उपयोगिता है, इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल साधारण सा टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुपद में मिलता जुलता टॉपिक है, यानी उसका अगला स्टेप है। तो मान लीजिए मैं आपका पहला उदाहरण लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा।
निम्न परिस्थितियों को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। उदाहरण नंबर 1, निम्न परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि द्विघात समीकरण उसका उपयोग कहाँ होता है, ये अपने देख रहे हैं। तो मान लीजिए मैं पहला सवाल लेता हूँ। जॉन और जीवंती दो बच्चों के नाम हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं बच्चों, ठीक है। कुल मिलाकर उनके पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं बच्चों। 5-5 कंचे खोने के बाद, अब दोनों के 5-5 कंचे हैं वो खो चुके हैं, दोनों खो देते हैं, या यूँ लिखता हूँ, खो देते हैं। दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे वो खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों का जो गुणनफल है, और अब उनके पास कंचों का गुणनफल, तो 5-5 कंचे यदि उन्होंने खो दिए हैं तो अब उनके पास कंचों का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास, यानी शुरुआत में जो उनके पास कितने कंचे थे, उनके पास कितने कंचे थे, ये सवाल है बच्चों। इस तरह की जब भी कोई अपने पास सवाल आते हैं तो वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड होते हैं। अब अपने को देखना है कि द्विघात समीकरण यानी का उपयोग करके, या मैं यूँ कहूँ कि इसको मैं गणितीय रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो वो द्विघात समीकरण ही बन जाएगी अपने पास। तो ये आज अपने को समझना है मुख्यतः इस पर। तो हल करते हैं। तो आपके इसमें यदि देखें तो दो बच्चे हैं, जॉन और जीवंती, उनके पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों के पास 45 है। अब अपने को ये पता नहीं है जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ जॉन के पास है वो x कंचे हैं। माना कोई चर लेना पड़ेगा अपने को, माना जॉन के पास कंचे x, जॉन के पास x कंचे हैं। अब देखो बच्चों, कोई भी जॉन और जीवंती सपोज कीजिए उनके पास 45 कंचे हैं। आपको ये पता लग जाए कि जॉन के पास 10 कंचे हैं, आपको ये पता लग जाए कि जॉन के पास 10 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, आप समझ जाएंगे कि 35 कंचे होंगे। कैसे पता चला आपको, आपने हो सकता है 45 में से 10 घटाया हो, 45 माइनस 10, 35 कंचे आ गए। इसी तरह से अब मेरे को ये पता लग गया कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास 45 में से x घटा दो, बस अपने आप पता चल जाएगा। तो जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 45 माइनस x। यदि ये 10 होंगे तो 10 में 45 में से 10 निकल जाएंगे 35। यदि इसके पास 20 होंगे तो 45 में से 20 निकल जाएंगे, ठीक है, 25 रह जाएंगे। तो इनके पास हमेशा जो, और यदि मैं इनको दोनों को जोड़ के देखूँ तो भी 45 आएगा बच्चों। ये देखिए, ये देखो, इन दोनों का जोड़ 45 ही है। तो मैंने इस तरह से इसको व्यक्त कर दिया कि इन दोनों का जोड़ है वो 45 रहे, वो अपने इस तरह से व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब आगे ये कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, अब देखो x कंचे थे, x में से 5 खो दिए तो x में से 5 घटा दो, क्योंकि 12 कंचे सपोज करो मेरे पास है, उसमें मैं 5 खो दूंगा तो 12 माइनस 5 7 ही तो बचेंगे। इसी तरह x है तो x में से 5 कंचे घटा दो। और जीवंती के पास कंचे 5 उसने भी खोए हैं, तो 45 माइनस x माइनस 5, ये देखो ये 45 माइनस x उसके पास कंचे थे, उसमें से मैंने 5 घटा दिए हैं। इसको यदि मैं हल करूं तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा बच्चों, 45 में से 5 घट रहे हैं, 40 माइनस x आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब उनके पास कंचों का गुणनफल, ये ध्यान दीजिए। तो अपने भी कंचों का गुणनफल करके देखें। अब उनके कंचों का गुणनफल, तो उनके कंचों का गुणनफल है x माइनस 5 और 40 माइनस x, ये है, ठीक है।
तो इसको हल कर लेते हैं। x का गुणा 40 से, यानी 40 माइनस एक्स से, और -5 का गुणा 40 माइनस एक्स से, इस x का गुणा इस पूरे से और -5 का गुणा पूरे से, तो ये हो गया 40 का गुणा x से 40x, x का गुणा -x से x स्क्वायर, -5 का 40 से 200, और -5 का -x से, तो माइनस माइनस प्लस 5x, और इसको सही क्रम में लिखूँ तो x स्क्वायर 40 और 5 45x, और ये हो गया माइनस का 200। ये गुणनफल आ गया इसका, उनके पास कंचों का गुणनफल। परंतु सवाल में क्या करा है, कंचों का गुणनफल तो 124 है, ठीक है, इसलिए इसके बराबर क्या लिख दूं, ये भी तो कंचों का गुणनफल है और इसने भी 124 दिए कंचों का, तो आपस में बराबर होंगे ये, तो -x स्क्वायर 45x माइनस 200 बराबर 124, ये आ गया। यदि आपको ये जो x स्क्वायर है उसको धनात्मक करना है तो पूरी समीकरण के निशान बदल दीजिए, क्योंकि आपने देख सकते हैं कि पूरी समीकरण के यदि निशान बदलेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, ठीक है, माइनस का 124, ये हो गया। अब आप व्यापक रूप में यदि आपने देखा था तो व्यापक रूप इस तरह से था बच्चों, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी बराबर में 0 था। तो बराबर में 0 करना है तो 124 को उठा के इधर ले आओ, पक्षांतरण कर दो इसका, पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया x स्क्वायर 45x प्लस 200 प्लस 124, क्योंकि अपने देख रहे हैं माइनस का 124 है, ये बाईं तरफ आ गया है तो प्लस का हो गया, ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का रूप आ गया है बच्चों। इसको देखो, ये मैंने पूरी स्थिति उसको गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, ये आ गई है। इसमें x जो होगा वो अपने पास जोन के कंचे हैं, और 45 में से जो भी x का मान आएगा उसको 45 में यदि अपने घटाएंगे तो अपने पास जीवंती के कंचे आ जाएंगे। तो ये द्विघात समीकरण का रूप आ गया है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि व्यापक रूप से अपने तुलना कर सकते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, तो वही तो है, ax स्क्वायर a का मान 1 है, b का मान -45 है, c का मान 324 है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बच्चों मैंने व्यक्त कर दिया है इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसी तरह यानी मुख्य सवाल ये था गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो मैंने गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया है बच्चों। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। बहुत ही आसान सवाल दिए गए हैं, ध्यान से यदि अपने इनको देखेंगे, और कोई भी सवाल यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को अपने दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि सवाल है वो बिल्कुल अपने समझ में आ जाए, अच्छी तरह से उसको अपने हल कर सकें। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ। कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा की गई है बच्चों। तो यहाँ पर ये है कि एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है यानी बनाता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है रुपयों में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में, वो कैसे बताया इन्होंने कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, ठीक है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाएंगे, खिलौनों की संख्या को, ठीक है, जो खिलौनों की संख्या जो है उसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखो बहुत अच्छा सवाल दिया है, संख्या के बराबर है, इस तरह से दिया है इसने, यानी बताने का तरीका ये है, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत है वो 750 रुपये है, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, ठीक है, निर्माण लागत है वो 750 रुपये है। हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, हम उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या
ज्ञात करना चाहेंगे। ये सवाल दिया गया है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। देखो मूल्य बताने का तरीका इसका कुछ अलग है। तो सबसे पहले अपने मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित या निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यूं लिख देता हूं इसको, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मान ले बच्चों, x मान ली मैंने। अब देखो सवाल यहां से स्टार्ट होता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब देखो तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य देखो कैसे ज्ञात है करेंगे। मूल्य 55 में से, 55 ये रहा, में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, x, उसको घटाएंगे, उसके बाद जो राशि बचेगी उसके बराबर है, यानी 55 माइनस x के बराबर। खिलौनों की संख्या x है, एक खिलौने का मूल्य है वो 55 माइनस x बन गया यहाँ पर, क्योंकि इसकी लाइन देखिए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त। 55 में से एक दिन में निर्माण x है, x मैंने घटा दिए तो 55 माइनस x हो गया बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है किसी दिन कुल निर्माण लागत। अब निर्माण लागत का कैसे पता चलता है, एक खिलौने की जो लागत है, या मैं इसको यूं लिख दूं, एक खिलौने की जो लागत है वो अपने पास 55 माइनस x है और खिलौनों की संख्या x है, तो कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत तो हो जाएगी बच्चों x 55 माइनस x, तो ये हो गई 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगी। परंतु ये क्या करे, किसी दिन कुल निर्माण लागत तो 750 रुपये, इसलिए ये बराबर है उसके, तो इसलिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 रुपये। अब अपने को क्या करना है, बराबर में 0, क्योंकि व्यापक रूप अपने देखें तो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो अपने बराबर में 0 करें तो पक्षांतरण बोलते हैं उसको। पक्षांतरण करने पर तो ये आ गया बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर 55x, ये तो अपनी जगह पे मैंने केवल इनको क्रम विनिमयता का पालन किए। अब इस एक्स स्क्वायर का माइनस हटाना है तो पूरी समीकरण के निशान बदल दीजिए। ये लो बच्चों, ये अपने इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। इस तरह से आप किसी भी द्विघात समीकरण को गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल दिए गए हैं आपकी किताब में। अब है अगला सवाल जो दिया जाएगा वो है अपने को द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। तो ये भी केवल अपने को व्यापक रूप का ध्यान रखना है और उसके सारे अपने हर एक सवाल को कर पाएंगे। देखिए कितना आसान सवाल है। फिर तो व्यापक रूप आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये सवाल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लेता हूं बच्चों इसका मैं, तो वो दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 1 दिया गया है और 2x माइनस 3 दिया गया है। इस तरह का सवाल है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप ये इसमें ये देखेंगे कि इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर की एक जो सर्वसमीका है वो लग रही है a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसको यदि मैं देखूं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। ये वाली जो है तो इसको मैं हल करता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक आपका वैसे का वैसा और ये बाकी वैसे का वैसा। ये देखो ये मैंने सर्वसमीका लगाई है सिर्फ a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x है b की जगह 2 है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर देते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 2x माइनस 3। अब इसमें सहजातीय पद ये यानी 4 और 1 जुड़ रहे हैं, इसको जोड़ दीजिएगा। अब देखो बच्चों व्यापक रूप यदि मैं देखूं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि बच्चों अपने देखें तो व्यापक रूप इस तरह से होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 यानी बराबर में 0। तो अपने बराबर में 0 करना है तो इन दोनों पद को यहाँ से उठाना पड़ेगा, तो पक्षांतरण कर दो।
पक्षांतरण करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस का 2x प्लस का 3, ये देखिए माइनस 2x प्लस का 3 चिन्ह वो बदल गए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x माइनस के 6x, 5 और 3 8। अब देखो इस व्यापक समीकरण से तुलना, इधर वाला पार्ट आपने बराबर किया तो क्या इधर वाला भी इसी फॉर्म में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। ए एक्स स्क्वायर माइनस यानी 6x है तो ये b का मान -6, c का मान 8 है, तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि अपने बराबर में शून्य इसको करके देखेंगे तो इस समय इस साइड में यानी बाईं तरफ जो फॉर्म जो बनेगी, रूप जो बनेगा वो व्यापक रूप की तुलना करके देखेंगे इसी फॉर्म में है या नहीं है। तो बिल्कुल व्यापक जो समीकरण है, व्यापक जो रूप है उसमें मैंने तुलना करके जो देखिए तो बिल्कुल उसके बराबर है, तो अपने कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है बच्चों वो है x और x प्लस 1 प्लस 8 बराबर, ठीक है। तो ये दिया गया है x प्लस 2 और x माइनस 2। तो इसको मैं गुणा कर दूंगा, x को x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये वाली सर्वसम्य बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, इसको अपने लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अपने को पता है कि द्विघात समीकरण के बराबर में 0 करना है तब व्यापक रूप का पता चलेगा। तो पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ये तो कट गया प्लस माइनस, तो एक्स प्लस 12। तो अब देखो व्यापक रूप से तुलना करके द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या लग रहा है आपको? इसमें देखिए स्क्वायर वाला ये पद नहीं है, a का मान मैंने कहा था आपको शून्य नहीं होना चाहिए, ये पद नहीं है, इसका मतलब a का मान शून्य है, तो आप क्या कहेंगे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद होता तो ये द्विघात समीकरण होती, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सी समीकरण है ये है रेखिक समीकरण, एक घात की समीकरण, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल आपके बुक्स में दिए गए हैं और बहुत ही आसान गणित भी दी गई है, यानी गणित का बिल्कुल आसान रूप किया गया है आपकी किताब में। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। x और 2x प्लस 3 बराबर दिया गया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हल करूँ, x का गुणा 2x से करेंगे बच्चों 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से करेंगे 3x। बराबर में अपने को क्या करना है? शून्य लेके आना है। तो इन सारे पद है उनको उठा करके मैं बाईं तरफ ले आऊँगा, इसे अपने कहते हैं पक्षांतरण। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर, क्योंकि सहजातीय पद है तो वो घटाव हो जाएगा उनका, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया x स्क्वायर 3x माइनस 1। तो अब देखो इसमें तुलना करके व्यापक रूप के साथ कैसी फॉर्म में है, a का मान 1 है, b का मान 3 है, c का मान -1 है, तो बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला पार्ट से लेता हूं। बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं और करने में आनंद भी आता है ना। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस 2 की घात 3 और ये है x क्यूब माइनस 4। तो देखो बच्चों x प्लस 2 यानी ये आपके पास आ गया a प्लस बी की होल क्यूब। तो इसको ऐसे हल करते हैं, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ये सर्वसम्मिका आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो भी प्रत्येक सवाल में मैं देख रहा हूँ सर्वसम्मिका आ रही है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि इसकी वजह से अपना सवाल कहीं नहीं रुके। तो चलिए बच्चों, x की घात 3 3x स्क्वायर गुणा 2 3x 2 की घात 2 2 की घात 3 और ये हो गया x क्यूब माइनस 4। इसको हल किया, x क्यूब 3 दूनी 6x स्क्वायर, ये देखो बच्चों 4 हो गया, 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 x और 2 की घात 3 8 होती है बच्चों। अब देखो आगे क्या करना है, आगे अपने किसी भी व्यापक रूप को तैयार करते हैं तो बराबर में शून्य लेके आना होता है। तो ये सारे पद यहाँ से हटाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो ये आ गया x क्यूब 6x स्क्वायर 12x प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 बराबर 0।
स्टेप कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस का था, एक्स क्यूब माइनस का था, ये तो कैंसिल हो गया। 6x स्क्वायर 12x और 8 और 4 बच्चों 12 हो गए। तो देखो इसमें तुलना करके कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है या नहीं है, तो बिल्कुल व्यापक रूप है। और इसको अपने 6 उभयनिष्ठ भी आ रहा है उसमें, वो भी अपने निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से बच्चों आपके जो प्रश्न वाला 4.1 है उसमें सवाल दिए गए हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप उनको बिल्कुल प्रयास करके देखेंगे। पहला सवाल है इसी तरह का और दूसरा सवाल गणित के रूप में व्यक्त करना है, जो पहला उदाहरण आपने किया था। तो इस तरह के सवाल है, तो मेरा विश्वास आपको समझ में आए होंगे और आप बिल्कुल इनको बड़े मन से और लगन से होमवर्क वो करेंगे, ताकि अपनी समझ है वो द्विघात समीकरण के बारे में अच्छी सी बन सके और अपने एक बहुत अच्छा एग्जाम जो देने वाले हैं उसमें एक दुनिया के सामने अपना चेहरा है वो ला सकें और अपने आप को साबित कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।